मेरा नाम इरा है। मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ। माँ को घर से गए हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मुझे अंदाजा हो गया था कि दूध वाला आ गया होगा। अजीब सी एक लहर मेरे पूरे वजूद में दौड़ गई थी। मुझे उसकी नजरों से बहुत उलझन होती थी। वह बात बात पर 2 महीने वाले शब्द बोलता था। बहाने बहाने से जब मुझे छूने की कोशिश करता तो मेरे जिस्म में अंगारे दौड़ जाते थे। गुस्से से मैं तिलमिला कर रह जाती थी। अभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैं मुश्किल से बेसाखियों के सहारे चलते चलते दरवाजे तक पहुंची थी। जब दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला लड़का खड़ा था। मुझे देखकर उसने अपने नाखून चबाए थे। मैंने बहुत मुश्किल से उसकी बेहुदा नजरें नजरअंदाज किया और दूध का बर्तन आगे बढ़ा दिया। हमेशा की तरह उसने बर्तन लेते हुए मेरे हाथों को जरा सा छू लिया था। मैंने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसे गुस्से से घोलने लगी। तभी उसने मुझे दूध का बर्तन पकड़ाते हुए एक ऐसी हरकत की जिससे मैं सन्न रह गई थी। कितनी ही देर तक मैं उस घटिया आदमी को देखती रही जो एक अपाहिज और विधवा औरत का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे खूब सुनाया और बेइज्जत करके वहां से निकाला, मगर वह इस कदर डीठ था कि उस पर किसी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। हर रोज वह मेरे साथ ऐसी हरकत कर जाता था जो मुझे नए सिरे से जलने को मजबूर कर देता था। जब मैं उससे बहुत ज्यादा तंग आ गई तब मैंने माँ से कहा कि आप कुछ देर के लिए ठहर कर काम पर चली जाया करो। आपको पता है कि दूध वाला आता है तो मैं बहुत मुश्किल से दरवाजे तक जाती हूँ। आप उससे दूध लेने के बाद काम पर जाया करें। मेरी बात सुनकर माँ गुस्से में आ गई और कहने लगी, महारानी कहीं कि यहाँ से दरवाजे तक जाते हुए तुम्हें आलस्य पड़ता है। तुम ये नहीं जानती कि मैं सुबह घर से कमाने के लिए निकलती हूँ और शाम को घर वापस आती हूँ। मुझे कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस उम्र की हालत में मैं भी हड्डियों को घसीटती फिर रही हूँ और एक तुम हो माँ का जैसे जरा भी एहसास नहीं है। अगर काम पर जरा सा भी देर से पहुंच जाऊं तो तुम्हें नहीं पता मालिकिन कितनी बातें सुनाती है। माँ की लंबी चौड़ी बातें सुनकर मैं खुद को कोसने लगी कि उनसे ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, जबकि मैं माँ की तबीयत को बहुत अच्छे से जानती थी। जब भी वह इस तरह की बात करती थी तो नए सिरे से मैं खुद को तकलीफ में महसूस करती थी। जो कुछ भी हो रहा था उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैं अगर अपाहिज हो गई थी तो मैंने अपनी मर्जी से नहीं हुई थी और ना ही मैं ये चाहती थी कि माँ इस उम्र में लोगों के घरों में काम करे। मगर माँ ना जाने क्यों कभी कभी हद कर जाती थी। कभी कभी मुझे ऐसा लगने लगता जैसे वह इस सब की मुझे ही जिम्मेदार समझती थी, जबकि मैं तो इस सब में बेगुनाह थी। उस दिन भी माँ मेरे रोकने के बावजूद भी जब मुझ पर गुस्सा करने लगी तो मैं चुप हो गई थी। मैं माँ को कैसे बताती कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। मुझे उस आदमी का वजूद किसी बिच्छू के डंक की तरह लगता था। मैं माँ के रवैये से बहुत बेजार हो गई थी। मैं रो रही थी। आखिर माँ ये क्यों नहीं समझती कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। मैं किस मुसीबत से दो चार हूं। जब मैं दरवाजे पर गई तो आज उसका अंदाजा बदला हुआ था। उसने बर्तन में दूध डालकर मेरे हवाले किया और जैसे ही मैं दरवाजा बंद करने के लिए पीछे हटी तो वह फौरन से घर में घुस आया। दरवाजा उसने बंद कर दिया। ये देखकर मैं एकदम डर गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? ये क्या हरकत है? निकलो मेरे घर से। मगर वह तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा था। उसने मुझे पकड़कर कमरे में ले आया। उसे मेरी बेबसी लाचारी पर भी कोई रहम नहीं आया था। कितनी ही देर तक वह मेरी इज्जत को तार तार करता रहा था। जब उसका दिल भर गया तो वह घर से निकल गया। इतनी देर तक मैं लुटी फूटी हालत में बिस्तर पर पड़ी रही। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझ विधवा औरत के साथ ये सब क्यों हुआ है। मुझे उस आदमी पर रो रो कर गुस्सा और नफरत आ रही थी। इतना घटिया आदमी था जिसने एक मजबूर औरत का फायदा उठाया था। माँ के आने से पहले मैंने अपना हुलिया सही कर लिया था और चेहरे के निशान भी बड़ी मुश्किल से सही कर पाई थी। मगर इस सब के बावजूद भी माँ को न जाने कैसे मेरी बदली हुई हालत के बारे में पता चल गया। वह मुझे देखकर चौंक गई और कहने लगी, क्या बात है, आज इतनी परेशान और थकी सी क्यों लग रही हो? माँ की बात सुनकर एक के लिए मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, मगर मैंने माँ को यह कहकर टाल दिया कि आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ये देखकर माँ ने सर झुका लिया और कहने लगी कि अब जब मुझे सैलरी मिलेगी तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। मैं जानती हूं कि तुम बहुत तकलीफ भरी जिंदगी गुजार रही हो, मगर मैं भी मजबूर हूं।
तुम ये भी जानती हो कि इस महंगाई के जमाने में तो 2 वक्त का खाना बहुत मुश्किल से है। ऐसे में मैं गरीब अकेली औरत तुम्हारा इलाज कैसे करवाऊं? मैं माँ की सारी मजबूरी को समझती थी। मैंने माँ को गले से लगा लिया और कहने लगी कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आपने अपनी ताकत से बढ़कर मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आपका या किसी का कोई दोष नहीं दे सकती। मुझ पर जो कयामत बीत चुकी थी, मैं उसको चुपचाप सह गई। मैंने माँ से ये बात छुपा ली, मगर लगातार मैं यही सोच रही थी कि मैंने माँ से ये बात छुपाकर सही किया या गलत किया। मैंने उस हादसे के बाद से चुप्पी अख्तियार कर ली थी। उसका मामला मैंने ईश्वर पर छोड़ दिया था। जो पाप जो जात थी उसने मेरे साथ की थी, उसका जवाब उसे ईश्वर को देना होगा। अगले 3 दिनों के काम से छुट्टी थी क्योंकि मालिकिन अपने पति के साथ दूसरे शहर में गई हुई थी। माँ की घर पर मौजूदगी से मैं इस बात पर इत्मीनान थी कि मैं उस आदमी से बची रहूंगी। 3 दिन तो खैरियत से गुजर गए। अब मैं सोच रही थी कि मैं माँ को कैसे कहूं कि उस आदमी से दूध लेना बंद कर दे। तभी मैंने नपे तुले अंदाज में जब माँ से ये बात कही तो वह गुस्से में आ गई और मुझे कहने लगी कि तुम शायद पागल हो गई हो जो तुम ऐसी बात कर रही हो। जानती हो वे कितना अच्छा इंसान है। एक तो उसका दूध भी बहुत अच्छा है और दूसरा अगर उसको पैसे देने में मुझे देर भी हो जाती तो कभी उसने मुझे पैसे के मामले में तंग नहीं किया। माँ की बात सुनकर मैं ये सोचकर चुप रह गई कि आपको क्या पता कि इस चीज की मैंने कितनी बड़ी कीमत अदा की है। मैं माँ को ये बात शायद कभी मरकर भी नहीं बता सकती थी। 3 दिन तो खैरियत से गुजर गए थे। अब मुझे फिर से खुद ही दरवाजे पर जाना पड़ा था और उसने फिर से मेरे साथ वही काम किया था। अब हर दूसरे तीसरे दिन वह मेरे साथ ऐसे ही करने लगा था और मैं अंदर ही अंदर घुली जा रही थी। मैं जानती थी उसको एक बार इस चीज की लत लग गई है। अब रोके से भी नहीं रुकेगा क्योंकि मैं बेबस और मजबूर थी। मैं किसी से कुछ बोल भी नहीं सकती थी। इसी वजह से वह मुझ पर हावी होता जा रहा था। उसे जो चाहिए था वह उसको प्लेट में पेश होकर मिल रहा था। माँ के दर पर पड़ी थी। उन पर बोझ थी। बुढ़ापे में इस बोझ को माँ घसीट रही थी। मैं चाहकर भी उनसे कुछ नहीं कह पा रही थी। समझ नहीं आता था कि माँ को कैसे बताऊं कि ये आदमी जो माँ का मुंह बोला भाई बना हुआ था, दरअसल एक दरिंदा था जो मुझे रौंद रहा था। माँ को उस पर बहुत विश्वास था। वैसे भी अगर वह उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगा देता तो मैं क्या कर लेती। अब हर रोज दूसरे तीसरे दिन ऐसा ही होने लगा था। एक दिन वह मुझे जबरदस्ती कमरे में ले गया और बाहर का दरवाजा बंद करना भूल गया। उस दौरान घर में कोई भी नहीं आता था। इसी वजह से वह बेफिक्र था। वह मुझ पर हावी होता जा रहा था। ईरा के दिल में उस रात की घटना का दर्द अब भी ताजा था। वह उस रात के बाद गहरी असहायता और तन्हाई का सामना कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उसने खुद को ढूंढने और अपनी ताकत को पुनः प्राप्त करने का ठान लिया था। उसने मन में एक ठान लिया था कि अब उसे खुद को और अपने जीवन को संजीवनी देना होगा। एक दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी, ईरा ने अपने आप को फिर से संजीवनी देने का फैसला किया। उसने अपनी खुद की ताकत को पहचाना और एक योजना बनाई कि वह उस आदमी को कभी भी अपने जीवन में दोबारा न आने दे। उसी दिन ईरा ने अपने गांव के एक सामाजिक संगठन से संपर्क किया जो महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए काम करता था। उसने अपनी स्थिति और पिछले अनुभवों को साझा किया और सहायता की गुहार लगाई। संगठन ने उसे कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की और उसके मामले को प्राथमिकता दी। इसके बाद ईरा ने अपनी माँ को सच्चाई बताने का साहस जुटाया। उसने अपनी माँ को पूरी सच्चाई के साथ बताया कि वह आदमी कितनी बार उसे परेशान कर चुका है और उसकी सुरक्षा की कितनी जरूरत है। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने समझा कि उनकी बेटी ने कितनी बहादुरी से सामना किया है। माँ ने ईरा की बातों को सुना और उसे पूरी तरह से समर्थन दिया। वे दोनों मिलकर स्थानीय अधिकारियों के पास गईं और इस मुद्दे को उठाया। समाज में बदलाव लाने के लिए ईरा और उसकी माँ ने संगठनों के साथ मिलकर जागरूकता अभियान शुरू किया और गांव में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लोगों को शिक्षित किया। समय के साथ ईरा ने न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी सशक्त किया। उसने उन महिलाओं की मदद की जो उसकी तरह की परिस्थितियों का सामना कर रही थीं। उसकी कहानी ने कई लोगों को प्रेरित किया और ईरा ने अपनी ताकत और साहस के साथ एक नई शुरुआत की। 1 साल बाद
ईरा की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उसने एक युवा और समर्पित व्यक्ति से मुलाकात की जो उसके दर्द और संघर्ष को समझता था और उसकी जिंदगी में प्यार और समर्थन की पेशकश करता था। उनके बीच एक गहरी समझ और सम्मान विकसित हुआ और धीरे धीरे उनके रिश्ते में प्यार पनपा। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए साझा हितों और सपनों को साकार करने के लिए साथ चले। ईरा ने महसूस किया कि यह रिश्ता उसकी मेहनत और साहस का सम्मान था और उसने नए सिरे से अपने जीवन को अपनाया। ईरा की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, न केवल उसकी खुद की ताकत की बल्कि एक नई शुरुआत की भी। उसने अपने अतीत की पीड़ा को पीछे छोड़ते हुए एक नया भविष्य बनाने में सफलता प्राप्त की। अब उसकी जिंदगी प्यार, सम्मान और आत्मविश्वास से भरी हुई थी और उसने अपने संघर्ष को शक्ति और अवसर में बदल दिया था। वह युवा आदमी जिनसे ईरा की मुलाकात हुई थी का नाम राघव था। राघव एक समाज सेवी था और ईरा की कठिनाइयों को समझता था। उन्होंने दोनों ने एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया और एक गहरी समझ और सम्मान का रिश्ता विकसित हुआ। एक शाम जब ईरा और राघव एक खूबसूरत बाग में सैर कर रहे थे, राघव ने ईरा के हाथ को जेंटली पकड़ लिया। ईरा, उसने धीरे से कहा, तुम्हारे संघर्ष और साहस ने मुझे गहराई से प्रभावित किया है। तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है। ईरा ने उसकी आंखों में सच्चाई और सम्मान देखा। उसने धीरे से कहा, राघव, तुम्हारे साथ बिताए गए ये पल मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी और उम्मीद की किरण लाई है। राघव ने ईरा को एक खूबसूरत फूल दिया और धीरे से उसकी आंखों में देखा। उनके बीच की दूरी कम हो गई थी और उनके दिल एक दूसरे के करीब महसूस हो रहे थे। राघव ने अपने हाथ से ईरा के चेहरे को जेंटली छुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जो उसकी भावनाओं को बिना शब्दों के व्यक्त कर रही थीं। राघव ने ईरा को अपने करीब खींचा और उसने उसके होंठों को हल्के से चूमा। ये एक मुलायम और प्यार भरी किस थी जो दोनों के दिलों की गहराई को महसूस कराती थी। ईरा ने महसूस किया कि उसकी पीड़ा और दुख अब सिर्फ अतीत का हिस्सा है और उसके जीवन में अब प्यार और खुशी की जगह है। राघव और ईरा के रिश्ते ने उन्हें एक नए दिशा में ले जाने की प्रेरणा दी। वे दोनों मिलकर समाज के लिए काम करने लगे और महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के मुद्दे पर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। उनकी जोड़ी ने स्थानीय समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाया और दूसरों को भी प्रेरित किया। एक दिन जब ईरा और राघव एक नई परियोजना पर काम कर रहे थे, राघव ने ईरा से कहा, हमने कितनी मुश्किलें देखी हैं, लेकिन अब हमें एक नई शुरुआत की ओर देखना चाहिए। तुम्हारे साथ यह यात्रा मेरे लिए बहुत खास है। ईरा ने हंसते हुए कहा, हाँ राघव, हम एक नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं और मैं खुश हूं कि तुम मेरे साथ हो। ईरा और राघव ने अपने जीवन को नए रंगों से सजाया। उन्होंने न केवल एक खुशहाल भविष्य की ओर कदम बढ़ाया, बल्कि दूसरों को भी उम्मीद और प्रेरणा दी। उनकी कहानी ने सबको यह सिखाया कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, प्यार, साहस और समर्थन से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। ईरा की जिंदगी अब एक नई उम्मीद और प्यार से भरी हुई थी। उसने अपने अतीत की चुनौतियों को पार करते हुए एक नई शुरुआत की थी और उसने अपने जीवन को नई दिशा दी थी। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईरा और राघव ने न केवल खुद को बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी बेहतर बनाया। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें समाज में एक सम्मानित स्थान दिलाया। एक दिन जब ईरा और राघव अपने घर की छत पर शाम की चाय पी रहे थे, राघव ने अचानक ईरा से कहा, ईरा, तुम्हारे साथ बिताए गए ये साल मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत और प्यार ने मुझे नई दिशा दी है। आज मैं तुम्हें एक खास प्रस्ताव देना चाहता हूं। ईरा ने चाय की चुस्की लेते हुए उसकी आंखों में गहराई से देखा। राघव ने एक छोटा सा काले डिब्बा निकाला और ईरा के सामने रखा। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, उसमें एक खूबसूरत हीरा जरा हुआ अंगूठी चमक रहा था। ईरा, राघव ने धीरे से कहा, क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? ईरा की आंखें भर आईं। उसकी भावनाएं शब्दों में नहीं कह सकती थीं।
उसने राघव के साथ बिताए गए प्यार और समझ की यात्रा को याद किया। उसने धीरे से अंगूठी को अपने अंगूठे में डाला और राघव को गले से लगा लिया। हाँ राघव, उसने हल्के से कहा, मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन की हर एक पल को साझा करना चाहती हूँ। राघव ने इरा को अपने करीब खींच लिया और उन्होंने एक लंबा और प्यार भरा चुंबन साझा किया। यह एक ऐसा पल था जो उनके दिलों की गहराई को स्पष्ट करता था और उन्होंने दोनों के बीच की गहरी और सच्ची प्रेम की पुष्टि की। वे दोनों एक नई शुरुआत की ओर बढ़े। शादी के बाद उनकी जिंदगी खुशियों और प्यार से भरी हुई थी। उन्होंने अपने नए घर को एक प्यारे और खुशहाल घर में बदल दिया, जहां हर कोना उनके प्यार और सामंजस्य का प्रतीक था। राघव और ईरा ने एक साथ मिलकर कई सामाजिक परियोजनाओं की शुरुआत की, जो उनकी साझी प्रतिबद्धता और उद्देश्य को दर्शाती थीं। उन्होंने अपने काम और प्यार के जरिए एक आदर्श जीवन जीने का प्रयास किया और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में योगदान दिया। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो यह सिखाती है कि सच्चे प्यार, समर्थन और समर्पण से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। ईरा और राघव ने अपने जीवन को नए अर्थ और दिशा दी और उनका साथ एक सुनहरा अध्याय बना जो हमेशा के लिए उनकी यादों में बसेगा। एक शाम ईरा और राघव अपने घर की छत पर खड़े थे, जहां से पूरी नगरी का नजारा साफ नजर आता था। सूर्यास्त का हल्का गुलाबी रंग आसमान में छाया हुआ था। एकदम शांत और मधुर वातावरण था। ईरा ने गहरी सांस ली और अपने जीवन की कठिनाइयों को याद किया, जो उसने राघव के साथ मिलकर पार की थीं। राघव ने धीरे से ईरा का हाथ थामा और उसकी आंखों में एक गहरी नजर डाली। उसने एक छोटी सी लकड़ी की पेटी निकाली और ईरा के सामने रख दी। पेटी को खोलते ही उसमें एक चमचमाता हुआ हार नजर आया, जिसे उसने ईरा के गले में डाल दिया। ईरा, राघव ने धीरे से कहा, यह हार तुम्हारे उस समर्पण और हिम्मत की याद दिलाने के लिए है, जिसने मुझे और हमारे रिश्ते को मजबूत बनाया। यह हार तुम्हारी वो ताकत है जो तुमने हर मुश्किल समय में दिखाई। ईरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए हार को छुआ। उसने राघव की ओर देखा। उसकी आंखों में आभार और प्यार की गहराई थी। राघव ने अपनी बाहों में ईरा को समेट लिया और उसने महसूस किया कि उनका प्यार अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच चुका है। उन्होंने एक गहरा चुंबन साझा किया, जो उनके बीच के अटूट प्रेम और समर्थन का प्रतीक था। शाम की ठंडी हवा में दोनों ने साथ में एक नई शुरुआत की दिशा में कदम बढ़ाया। यह पल उनके रिश्ते का एक नया अध्याय था, जहां वे अपने नए जीवन को एक नई ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ जीने के लिए तैयार थे। इस तरह ईरा और राघव ने अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर एक साथ खुशहाल और प्यार भरी जिंदगी बिताने की शुरुआत की। उनकी कहानी सिखाती है कि सच्चे प्यार और समझदारी से कोई भी मुश्किल असंभव नहीं होती।